नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए कल होने वाले मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। यूक्रेन से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया का एक विमान आज नई दिल्ली से कीव के लिए रवाना। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने यूरोपीय संघ की हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा में योगदान करने की प्रतिबद्धता का स्वागत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। वित्तीय संस्थाओं पर लगातार निगरानी रखने को कहा। वित्त मंत्री ने बजट के बाद बैठक में डिजिटल बैंकिंग को उपभोक्ता अनुकूल बनाकर देश भर में पहुंचाने पर जोर। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स बाल विकास योजना की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ाई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय 1 वर्ष के लिए केंद्रीय मंत्रालयों में 1000 प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति देगा। भारत से अफगानिस्तान के लिए 2500 मीट्रिक टन गेहूं ले जा रहे 50 ट्रकों की पहली खेप पंजाब से रवाना। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 175 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं चंद्रिका जोशी। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है, सतर्क रहें और पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों के टीकाकरण में मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और कोरोना मुक्त मतदान के लिए व्यापक व्यवस्था की है। सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। इस चरण में 9 जिलों के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे, जिनमें 16 सीटें सुरक्षित हैं। एक रिपोर्ट। इस चरण में कुल 624 उम्मीदवार मुकाबले में हैं, जिनमें से 91 महिला उम्मीदवार हैं। लगभग 2 करोड़ 13 लाख मतदाता इस चरण में अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनके लिए चुनाव आयोग ने सभी मुकम्मल इंतजाम किए हैं। इस चरण में कुल 24,623 पोलिंग बूथ हैं और कोविड के मद्देनजर किसी भी बूथ पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1250 से अधिक नहीं रखी गई है। जिन मतदाताओं का राजनीतिक भाग्य इस चरण में ईवीएम में कैद होगा, उनमें राज्य सरकार के मंत्री बृजेश पाठक, आशुतोष टंडन, समाजवादी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री रविदास मल्होत्रा, अभिषेक मिश्रा, समाजवादी पार्टी की सबसे कम उम्र की उम्मीदवार पूजा शुक्ला, अपना दल प्रत्याशी और वर्तमान सरकार में मंत्री जयप्रताप सिंह जैकी, बसपा नेता गया चरण दिनकर शामिल हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में इस चरण की 59 सीटों में से 51 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। वहीं समाजवादी पार्टी को 4 और बहुजन समाज पार्टी तथा कांग्रेस को 2-2 सीटें मिली थी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में अगले 3 चरणों और मणिपुर में 2 चरणों में होने वाले मतदान के लिए प्रचार तेज कर दिया है। राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रचारक और नेता जनसभाएं कर रहे हैं। मणिपुर में पहले चरण में 6 जिलों की 38 सीटों पर 28 फरवरी को मतदान होगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास सरकार की प्राथमिकता है। मणिपुर में पूर्वी इम्फाल जिले में आज एक सभा में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में समान प्रगति के साथ साथ सांप्रदायिक सद्भाव और शांति में विश्वास रखती है। 2017 से पहले मणिपुर में लगातार बंद और नाकेबंदी होती थी, लेकिन 2017 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार आने के बाद राज्य में घाटी और पर्वतीय क्षेत्रों के बीच दरार समाप्त हो गई है। अब राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव और शांति बनी हुई है। राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में विकास हुआ है। श्री मोदी ने कहा कि राज्य में और अधिक विकास के लिए केंद्र और राज्य में डबल इंजन सरकारों की आवश्यकता है। उन्होंने दावा किया कि पिछले 5 वर्षों में मणिपुर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में जितना विकास हुआ, उतना पिछली सरकार के समय में नहीं हुआ। दशकों के कांग्रेस शासन में
मणिपुर को असमानता और असंतुलित विकास ही मिला, लेकिन बीते 5 वर्षों में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने मणिपुर के विकास का पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है। नई दिल्ली से एयर इंडिया की एक उड़ान आज सवेरे कीव के लिए रवाना हुई है। इस विमान के नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात लगभग 10:15 पर वापस आने की आशा है। एयर इंडिया 24 और 26 फरवरी को भारत और यूक्रेन के बीच 2 और विशेष उड़ानें संचालित करेगा। कुछ अन्य भारतीय विमानन कंपनियों के भी यूक्रेन के लिए अपनी उड़ान सेवाएं शुरू करने की आशा है। यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने कहा कि 25 और 27 फरवरी तथा 6 मार्च को कीव से दिल्ली के लिए उड़ान संचालित होंगी। वर्तमान में एयर अरेबिया, फ्लाई दुबई और कतर एयरवेज भी यूक्रेन से भारत के लिए अपनी नियमित उड़ानें संचालित कर रहे हैं। इस बीच भारतीय दूतावास ने कीव में आज भारतीय विद्यार्थियों को अपनी सुरक्षा के लिए यूक्रेन को अस्थायी रूप से छोड़ने का परामर्श जारी किया। बड़ी संख्या में विद्यार्थी चिकित्सा विश्वविद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाओं की पुष्टि के बारे में पूछ रहे हैं। भारतीय दूतावास विद्यार्थियों के लिए शिक्षा प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने यूक्रेन रूस संकट का परस्पर स्वीकार्य समाधान निकालने पर बल दिया है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आपात सत्र के दौरान भारत ने रूस से लगी यूक्रेन सीमा पर तनाव बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की। ये बैठक यूक्रेन ने अमेरिका और ब्रिटेन के साथ मिलकर बुलाई थी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि इस समय संयमित और रचनात्मक राजनयिक प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि सभी पक्षों को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के हित में तनाव बढ़ाने वाले कदमों से बचना होगा। Escalation of tension along the border of Ukraine with the Russian Federation is a matter of deep concern. These developments have the potential to undermine peace and security of the region. We call for restraint on all sides. The immediate priority is de-escalation of tensions, taking into account the legitimate security interests of all countries and aimed towards securing long-term peace and stability in the region and beyond. We are convinced that this issue can only be resolved through diplomatic dialogue. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा दोनेत्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा के बाद बुलाई गई थी। भारत के लगभग 20,000 विद्यार्थी और नागरिक यूक्रेन में हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज यूरोपीय संघ की हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने की प्रतिबद्धता का स्वागत किया। पेरिस में हिंद प्रशांत पर यूरोपीय संघ के मंत्री स्तरीय मंच के उद्घाटन सत्र में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि सामूहिक प्रयास महासागरों को शांतिपूर्ण, खुला और सुरक्षित रख सकते हैं और इसके संसाधनों के संरक्षण और स्वच्छ रखने में योगदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ की रणनीति भारत के स्वतंत्र, खुले, संतुलित और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप है। भारत से अफगानिस्तान के लिए 2,500 मीट्रिक टन गेहूं ले जा रहे 50 ट्रकों की पहली खेप आज पंजाब के अमृतसर में एक समारोह में रवाना किया गया। ये सहायता पाकिस्तान के रास्ते अफगानिस्तान भेजी गई है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अफगानिस्तान के राजदूत फरीद मामुनजई और विश्व खाद्य कार्यक्रम के निदेशक विश्वा पाराजूली के साथ इन ट्रकों को रवाना किया। इस अवसर पर विदेश सचिव ने कहा कि यह पहली खेप है, इसके बाद और खेप भी भेजी जाएंगी। Afghanistan is undergoing a humanitarian crisis. India has had historic and civilizational ties with the people of Afghanistan. Keeping in view these close ties, it has been decided to extend humanitarian assistance to Afghanistan in the form of 50,000 tons of wheat. The first consignment, consisting of some 2,500 tons, विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये मदद अफगानिस्तान के लोगों के लिए गेहूं की आपूर्ति करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता का हिस्सा है। भारत ने अफगानिस्तान में गेहूं के वितरण के लिए विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ समझौता किया है। एक रिपोर्ट।
अफगानिस्तान के लोगों द्वारा सामना किए जा रहे तीव्र खाद्य असुरक्षा को देखते हुए भारत ने अफगानिस्तान को मानवीय सहायता भेजने का निर्णय लिया। इसके अंतर्गत एफसीआई 50 किलोग्राम जूट के बोरे में गेहूं की खेप पहुंचाएगा। नमी और किसी भी संक्रमण से बचाने के लिए गेहूं को 2 बोरियों में पैक किया गया है। ये गेहूं पहुंचाए जाने के बाद 1 साल तक खराब नहीं होगी। गेहूं के प्रत्येक बोरी पर अंग्रेजी, पश्तो और दरी में भारत के लोगों की ओर से अफगानिस्तान के लोगों को भेंट लिखा हुआ है। आनंद कुमार के साथ आकाशवाणी समाचार के लिए दिल्ली से मैं सुपर्णा सैकिया। भारत में अफगानिस्तान के उच्चायुक्त फरीद मामुनजई ने कहा कि भारत ने बड़े भाई के रूप में अफगानिस्तान की हर समय मदद की है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भारत ने बच्चों के लिए बसें, चिकित्सा सहायता और अन्य खाद्य वस्तुएं उपलब्ध कराई हैं। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान भारत का आभारी है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज संयुक्त अरब अमारात में हाल के आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा आतंकवाद का विरोध किया है। अबू धाबी में संयुक्त अरब अमारात की संघीय राष्ट्रीय परिषद में श्री बिरला ने कहा कि स्थिरता और सतत विकास के लिए आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद से लड़ने के लिए विश्व को एक साथ आना चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद एफएसडीसी की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में एफएसडीसी के विभिन्न अध्यादेशों और वैश्विक और घरेलू स्तर पर बदलते घटनाक्रम से उपजी वित्तीय चुनौतियों पर गहन विचार विमर्श किया गया। परिषद में इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार और सभी नियामकों को वित्तीय स्थितियों और महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों के कामकाज पर निरंतर निगरानी रखने की आवश्यकता है। परिषद ने विकास और व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ एक समावेशी आर्थिक विकास के लिए आवश्यक उपायों पर भी चर्चा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि डिजिटल बैंकिंग का लाभ उपभोक्ता अनुकूल तरीके से देश के सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। वित्त मंत्री आज मुंबई में बैंकों, वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बजट के बाद चर्चा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम गति शक्ति, रक्षा, दूरसंचार, विनिर्माण और निर्यात, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना, नई विनिर्माण इकाइयों और स्टार्टअप को कर रियायतों के संदर्भ में विभिन्न बजट घोषणाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। सूचना साझा करने और सहयोग के महत्व को रेखांकित करते हुए वित्त मंत्री ने सभी बैंकों से अकाउंट एग्रीगेटर मॉडल पर हस्ताक्षर करने का आह्वान किया, जो छोटे कारोबारियों के लिए ऋण के निर्बाध प्रवाह की सुविधा प्रदान करेगा और डिजिटल ऋण को बढ़ावा देगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है और इसलिए उसके लिए एक सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी विजन से मुमकिन हुई हमारी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि योजना। आज ही डाकघर या बैंक जाकर सुकन्या समृद्धि खाता खोले और बिटिया के नाम 250 रूपए से लेकर 1.5 लाख रूपए तक सालाना जमा करते रही। इस पर सरकार आयकर छूट के साथ ज्यादा ब्याज भी देती है। समय आने पर कुछ पैसा उच्च शिक्षा के लिए और बाकी शादी के समय निकाल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता, बेटियों के सर्वांगीण विकास का संकल्प। अधिक जानकारी के लिए राष्ट्रीय बचत संस्थान की वेबसाइट nsiindia.gov.in पर जाएं। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। नमस्कार। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा तब तक जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टलना चाहिए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। जन्म से लेकर के 5 साल तक पोलियो खुराक पिलाना है हर बार। राष्ट्रीय पोलियो चक्र 27 फरवरी 2022। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए कल होने वाले मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए। यूक्रेन से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया का एक विमान आज नई दिल्ली से कीव के लिए रवाना।
विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने यूरोपीय संघ की हिंद प्रशांत क्षेत्र के सुरक्षा में योगदान करने की प्रतिबद्धता का स्वागत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। वित्तीय संस्थाओं पर लगातार निगरानी रखने को कहा। वित्त मंत्री ने बजट के बाद बैठक में डिजिटल बैंकिंग को उपभोक्ता अनुकूल बनाकर देश भर में पहुंचाने पर जोर दिया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स बाल विकास योजना की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ाई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय 1 साल के लिए केंद्रीय मंत्रालयों में 1000 प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति देगा। भारत से अफगानिस्तान के लिए 2500 मीट्रिक टन गेहूं ले जा रहे 50 ट्रकों के पहली खेप पंजाब से रवाना। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 175 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स बाल विकास योजना की अवधि 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि इस योजना के लाभार्थी बच्चों की पहचान करें और पोर्टल पर उनका पंजीकरण कराएं। प्रधानमंत्री ने कोविड की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद के लिए पिछले वर्ष ये योजना शुरू की थी। योजना का उद्देश्य कोविड महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों की देखभाल और मदद करना है। इसके अंतर्गत बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था के साथ ही 18 वर्ष की आयु के बाद से उनके लिए तय मासिक सहायता राशि की व्यवस्था भी की गई है। 23 वर्ष का होने के बाद ऐसे बच्चों के लिए योजना में एक मुश्त 10 लाख रुपए देने का भी प्रावधान किया गया है। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 175 करोड़ 83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 35 लाख 50 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.38% है। कल 34 हजार से अधिक लोग स्वस्थ हुए और वहीं कल 13 हजार से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने अपने संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत 1 वर्ष के लिए केंद्रीय मंत्रालयों में 1000 प्रशिक्षुओं के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है। मंत्रालयों से 1 वर्ष की नियुक्ति के बाद अपने धन का उपयोग करके इन पदों को जारी रखने की आशा की जाती है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम को परियोजना के समन्वय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने शिवसेना के नेताओं के उन आरोपों का खंडन किया है कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी विपक्षी नेताओं के पीछे लगा है। मुंबई में उन्होंने कहा कि अगर प्रवर्तन निदेशालय चाहे भी तो ऐसा कुछ नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास किसी के खिलाफ वित्तीय अनियमितताओं का कोई ठोस सबूत न हो। सरकार ने आवश्यक खाद्य वस्तुओं की कीमतों पर काबू पाने के लिए कई प्रभावी उपाय किए हैं। इन उपायों से अरहर दाल की कीमत में काफी कमी आई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अरहर दाल का औसत थोक मूल्य घटकर लगभग 9,255 रुपये प्रति क्विंटल रह गया है। सरकार ने YouTube के एक वीडियो को फर्जी करार दिया है। इस वीडियो में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत महिलाओं को 2,20,000 रुपये की नकद राशि और 25 लाख रुपये तक ऋण दे रही है। पत्र सूचना कार्यालय ने स्पष्ट किया कि ये खबर निराधार और भ्रामक है। सरकार ऐसी कोई लाभ या ऋण योजना नहीं चला रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में 1 सप्ताह तक चलने वाले विज्ञान सर्वत्र पूज्यते स्मरणोत्सव कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नई दिल्ली के विज्ञान भवन में किया गया। 28 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम का देश भर में 75 स्थानों पर एक साथ शुभारंभ किया गया। ये कार्यक्रम विभिन्न भारतीय भाषाओं में आयोजित किया जा रहा है। इसमें 75 फिल्मों का प्रदर्शन भी किया जाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि पिछले 7 वर्ष में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में विज्ञान और नवाचारों को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ भी विज्ञान सर्वत्र पूज्यते में भाग ले रहा है। डीआरडीओ इस अवसर पर पूरे देश के 16 शहरों में अमृत महोत्सव साइंस शोकेस रोडमैप टू 2047 विषय पर प्रदर्शनियों का आयोजन भी कर रहा है।
आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस संघर्ष की झलक। आज की इस कड़ी में हम याद कर रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान देने वाली कस्तूरबा गांधी को। उनका निधन 22 फरवरी 1944 को हुआ था। कस्तूरबा गांधी को लोग ससम्मान बा कहकर पुकारते थे। कस्तूरबा पहली महिला सत्याग्रहियों में शामिल थीं। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने सभी गैर ईसाई विवाहों को कानूनन अमान्य घोषित करने के सरकार के फैसले के विरोध में 1913 में फिनिक्स से ट्रांसवाल तक मार्च किया। कस्तूरबा को सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। जेल में कस्तूरबा ने शिक्षित महिलाओं को निरक्षर महिलाओं को पढ़ना लिखना सिखाने की प्रेरणा दी। महात्मा गांधी के साथ कस्तूरबा गांधी 1915 में भारत वापस आ गई। जब गांधी जी 1917 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय हुए, तब कस्तूरबा भी उनके साथ स्वतंत्रता आंदोलनों में शामिल हो गई। समाज को जीतना है। 4 गुना लगान देते हैं, अपने बच्चों को भूखा मारते हैं हम। इसीलिए हमें एक होना है। स्वाधीनता संघर्ष के लिए कस्तूरबा की प्रतिबद्धता केवल गांधी जी के समर्थन तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि वे स्वतंत्रता आंदोलन से गंभीरता के साथ जुड़ी थीं। उन्होंने देश भर में नागरिक कार्यों और विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। 1917 में सत्याग्रह के दौरान कस्तूरबा ने बिहार के चंपारण में महिला कल्याण के लिए कार्य किया। 1922 में उन्होंने गुजरात के बोरसाड़ में सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया। कस्तूरबा को कई बार गिरफ्तार किया गया और जेल भेजा गया। 1939 में उन्होंने राजकोट की महिलाओं के विशेष आग्रह के बाद ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन में भाग लिया। कस्तूरबा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और 1 महीने के लिए एकांत कोठरी में बंदी बनाए रखा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, तो उन्होंने अपने स्थान पर कस्तूरबा को मुंबई के शिवाजी पार्क में जनसभा को संबोधित करने के लिए कहा। गिरफ्तारी का आभास होने पर कस्तूरबा ने सुशीला नायर को जनता के लिए अपना संदेश लिखवाया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की बैठक में कल रात गांधी जी ने 2 घंटे तक अपने दिल की सारी बात की। मैं उसमें और क्या जोड़ सकती हूँ? हमारे लिए यही काफी है कि हम उनके आदर्शों पर चलें। भारत की महिलाओं को अपनी क्षमता सिद्ध करनी होगी। उन्हें भी जाति या नस्ल का भेदभाव छोड़कर पूरी तरह इस संघर्ष से जुड़ना चाहिए। सत्य और अहिंसा हमारे मार्गदर्शक सिद्धांत होने चाहिए। बैठक के लिए जाते समय कस्तूरबा को रास्ते में ही रोक लिया गया और मुंबई की आर्थर रोड जेल भेज दिया गया। जेल की जिस कोठरी में कस्तूरबा को रखा गया वो बहुत गंदी थी, इसीलिए वे बीमार हो गईं। कुछ दिन बाद उन्हें पुणे के आगा खां पैलेस भेज दिया गया, जहां गांधी जी को हिरासत में रखा गया था। ये उनकी आखिरी कैद साबित हुई, क्योंकि इसी दौरान उनका निधन हो गया। भारत की इस महान विभूति को हमारा शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी जतीन्द्र मोहन सेनगुप्त का भी स्मरण कर रहे हैं। वे देशप्रिय के नाम से भी लोकप्रिय थे। उनका जन्म 22 फरवरी 1885 को बंगाल प्रेसिडेंसी के चटगांव में हुआ था। वे मूल रूप से अनुशीलन समिति के सदस्य थे। जितेंद्र मोहन ने 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए वकालत छोड़ दी। उन्होंने ईस्ट बंगाल रेलवेज के कर्मचारियों के आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने हड़ताल में शामिल रेल कर्मियों को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराई। वे चांदपुर में चाय बागानों के सत्याग्रही मजदूरों के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़े थे। उन्हें 1921 में गिरफ्तार किया गया, लेकिन शीघ्र ही रिहा कर दिया गया।
देशबंधु चित्तरंजन दास के बाद जतींद्र बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1925 में कलकत्ता निगम के महापौर भी रहे और 1926 में बंगाल विधान परिषद के लिए निर्वाचित हुए। फरवरी 1930 में जतींद्र बर्मा गए और रंगून में जनसभा को संबोधित किया। भीड़ को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उकसाने और बर्मा को भारत से अलग करने के विरोध के आरोप में जतींद्र को 14 मार्च 1930 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें रंगून में पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। जतींद्र पर मुकदमा चला, लेकिन बाद में उन्हें बरी कर दिया गया। इसके उपरांत वे सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के लिए कोलकाता लौट आए। अप्रैल 1930 में चटगांव मालखाने पर हमले के बाद वहां के लोगों पर ब्रिटिश पुलिस ने अत्याचार किया। चटगांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए जतींद्र ने इस कृत्य की अपने स्तर पर जांच आरंभ की। वे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए अक्टूबर 1930 में लंदन गए और वहां अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। भारत लौटते समय मुंबई के निकट 20 जनवरी 1932 के दिन उन्हें जहाज से गिरफ्तार कर लिया गया और यरवड़ा जेल भेज दिया गया। जेल में उत्पीड़न और एकांतवास के कारण जतींद्र का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा तो उन्हें अलीपुर जेल लाया गया। इसके बाद उन्हें रांची भेज दिया गया। वहां केवल उनकी पत्नी को ही उनसे मिलने की अनुमति दी गई। 23 जुलाई 1933 को रांची जेल में जतींद्र मोहन ने अंतिम सांस ली। शहीद जतींद्र मोहन को हमारा शत शत नमन। इसके साथ ही आजादी का सफर आकाशवाणी के संग की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे एक नई कड़ी के साथ। ये आकाशवाणी है। मैं नहीं मानता कि तंबाकू जानलेवा है। चाहे हम कुछ भी कहें, मुझे डर है ये कैंसर है। कुछ लोग हमारा संदेश नहीं सुनते। तंबाकू जानलेवा है, हर पैक पर है। इसे देखिए और इस पर विश्वास कीजिए। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में आज एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 13 अन्य झुलस गए। ये विस्फोट बथरी औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और लगभग 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तराखंड के चंपावत जिले से 65 किलोमीटर दूर आज तड़के एक वाहन के खाई में गिर जाने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दुर्घटना पर दुख व्यक्त किया है। क्वींसटाउन में महिला एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 63 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 4-0 की बढ़त ली है। ऋचा घोष ने 29 गेंदों में शानदार 52 रन बनाकर भारतीय इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए कल होने वाले मतदान के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। यूक्रेन से भारतीयों को स्वदेश लाने के लिए एयर इंडिया का एक विमान आज नई दिल्ली से कीव के लिए रवाना हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने यूरोपीय संघ की हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने की प्रतिबद्धता का स्वागत किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं बैठक की अध्यक्षता की। वित्तीय संस्थाओं पर लगातार निगरानी रखने को कहा। वित्त मंत्री ने बजट के बाद बैठक में डिजिटल बैंकिंग को उपभोक्ता अनुकूल बनाकर देश भर में पहुंचाने पर जोर दिया। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने पीएम केयर्स बाल विकास योजना की अवधि को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय 1 वर्ष के लिए केंद्रीय मंत्रालयों में 1000 प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति देगा। भारत से अफगानिस्तान के लिए 2500 मीट्रिक टन गेहूं ले जा रहे 50 ट्रकों की पहली खेप पंजाब से रवाना। और राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 175 करोड़
83 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।